भारत अगर सर्वे की बात करें तो टॉलरेंट है, और इससे ज़्यादा कोई भी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो टॉलरेंट नहीं है। लेकिन फिर भी इनक्रेडिबल इंडिया से इंटॉलरेंट इंडिया हो गया है, और आमिर खान ने जो बोला है, पहली आपकी प्रतिक्रिया क्या है उस पर? मुझे तो आमिर की बात पे सख्त एतराज़ है। जाहिर है कि जिस मुल्क में पिछले 20 सालों से जो सबसे बड़े हीरो हैं बॉलीवुड में, तीनों मुसलमान हैं, और इस हिंदू मुल्क में किसी ने नहीं कहा कि जी हमारे हिंदू लड़के कहाँ हैं। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ ज़्यादा खूबसूरत हो या ज़्यादा टैलेंटेड हो। तो इतना प्यार मिला है आमिर खान को इस देश से, इतनी इज्जत, इतना सम्मान, उसके बाद ऐसी बात करना, और क्यों, क्या हुआ है उनको? और दूसरी बात, आपने ना सिर्फ इस सरकार को बदनाम किया है, आपने इस मुल्क को बदनाम किया है, क्योंकि आपने ये बात कह के ये साबित करने की कोशिश की है कि हमारी जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं वो इतनी कमज़ोर हैं, उनकी बुनियाद इतनी कमज़ोर है कि सरकार बदलने पे, प्रधानमंत्री बदलने पे इस तरह का माहौल भी बदल जाता है कि अचानक इंटॉलरेंस आ जाता है। मैं जब दरबार पढ़ रहा था तो वो पढ़ते हुए लग रहा था कि एक माहौल जो था 77 में, 75 और 79 तक भी जो माहौल रहा है, और जिस तरीके से प्रतिबंध लगे, और 84 भी हुआ, भागलपुर भी हुआ, असम, लोगों को याद ही नहीं है असम कुछ था भी, जहाँ पर 5,000 लोग मारे गए थे दंगों में। मुजफ्फरनगर भी अभी ताज़ा हाल में हुआ है। उसके बाद भी कोई प्रतिक्रिया इन लोगों की नहीं आई थी, जो अचानक से इखलाक के, जो कि एक मामला अभी भी जुडिशरी में चल रहा है, उस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं, अवार्ड वापसी, ये एक किस्म से आपको क्या लग रहा है कि ये एक एजेंडा है, और किसका है? एजेंडा ज़रूर है। और एक मैं बात कह लूँ ये एजेंडे पे आने से पहले, आमिर खान बॉम्बे में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं। 26/11, 27/11 को क्या हुआ था? 26/11 हमारे वो दिल में ये तारीख लिखी हुई है, जहाँ जो पूरा शहर हिल गया था, देश हिल गया था, और उस वक्त आमिर खान को कोई तकलीफ नहीं हुई। अच्छा खैर, अब आइए एजेंडा पे। आपको मालूम है, या मैंने पहले भी आपके शो में कई बार कहा है, कि कांग्रेस पार्टी 47 से लेकर अभी तक, अभी भी अगर सरकार उनकी होती, और जहाँ पे भी जिस राज्य में उनकी सरकार है, आप देखेंगे कि इन्होंने बहुत सोचे समझे तरीके से पाला है इन लोगों को, बुद्धिजीवियों को, लेखकों को, संगीतकारों को। यहाँ पे ये लुटियंस दिल्ली में हम बैठे हैं, यहाँ पे मुझे याद है कि कई कई वो गलियाँ होती थी, पूरे रोड होते थे जहाँ पे सिर्फ ये संगीतकार रहते थे, फिर डांसर्स के लिए एक अलग ये निकाल देते थे, राइटर्स, और तो और छोड़ो, पत्रकारों के लिए भी इन्होंने वो सरकारी मकान वगैरह रखे हुए थे। हाँ, तो इन्होंने खूब खातिर की है इन लोगों की, तो क्यों ना इनकी वफादारी उनके साथ हो। आमिर खान पे अगर हम वापस जाके देखें, इतिहास की अगर बात करें आमिर खान की, तो जिस तरीके से 2002 में जो हुआ था, उस पे भी इन्होंने काफ़ी कुछ जो है बोला था, और सही भी बोला होगा उस वक्त पे माने तो। उसके बाद नर्मदा पे भी उन्होंने जो है अपना प्रदर्शन दिखाया था कि वो विरोध में है इसके। तो क्या ये कह सकते हैं कि चीज़ें ऐसी नहीं हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में कुछ जाने वाली बातें जो हैं, उनसे प्रेरित ये बातें हैं? ऐसा लगता तो है। हाँ, क्योंकि इनको तकलीफ सिर्फ तब होती है जब नरेंद्र मोदी को बदनाम करने का कोई मौका मिलता है इनको। हाँ, यानी सॉरी, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जो वो वीज़ा वाली बात थी, उसमें साइन शायद सबसे ऊपर इनका था। तो ये सियासत नहीं है तो क्या है? माहौल की अगर बात करें तो ज़्यादा मुझे पता नहीं होगा इस बारे में। आई थिंक 30 साल पहले शादी हो गई होगी आमिर खान की, 25-30 साल पहले, और उस वक्त पे माहौल ऐसा रहा होगा कि हिंदू मुस्लिम शादी में थोड़ी बहुत तो दिक्कत आती होगी। तो क्या उस वक्त को भी याद नहीं करते हो कि उस वक्त पे हम टॉलरेंट थे? आज तो हम बहुत आगे बढ़ चुका है हिंदुस्तान। हाँ, उस वक्त बल्कि इनकी 2 शादियां हुई हैं ना, तो जो ये किरण राव है, जिसको इतनी तकलीफ हो रही है, जो अपने आप को इतनी वो असुरक्षित महसूस कर रही है इस मुल्क में, उसकी तो शादी अभी हुई है शायद। पर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 25-30 साल पहले इन्होंने हिंदू लड़की से शादी की थी, उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ इनको, उस वक्त कोई इंटॉलरेंस नहीं दिखा। हाँ, तो मैं ये बात समझ में नहीं आती है मुझे। तो आमिर खान पे
एक तरह से, क्योंकि मैं इनको जानती हूँ थोड़ा बहुत, मैं मिली हूँ, मैंने सत्यमेव जयते जब इन्होंने शुरू किया था तो मैंने अपने कॉलम में बहुत तारीफ़ की थी, क्योंकि बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हाँ, और बल्कि जर्नलिज्म में इनको अवार्ड अगर मिल जाता तो शायद कुछ और बोलती उस दिन। ये रामनाथ गोयनका के अवार्ड्स दिए जा रहे हैं जर्नलिज्म के। तो मुझे इस बात पे ख़ास तकलीफ़ हुई है आमिर की बातों से कि ये बॉलीवुड में रहते हैं जहाँ पे ना हिंदू है, ना मुसलमान, ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय, वहाँ पे है ही नहीं ये चीज़। तो ये इन्होंने पता नहीं क्यों ये बात छेड़ी है। बिल्कुल, आपने जैसे 3 खानों की बात की, तो ईद के अवसर पे सलमान खान की बजरंगी भाईजान जब आई थी तो बड़ा व्हाट्सएप पे चला था, कमाल कर डाला भाईजान, ईद के दिन बजरंग बली, जय बजरंग बली बुला डाला आपने। तो वो चीजें ये समझ क्यों नहीं पा रहे? अगर खान ब्रदर की इनकी बात करें, शाहरुख खान ने भी थोड़े दिन पहले ये टिप्पणी की थी, हालांकि आज उनका कुछ और इस पे वक्तव्य आ रहा है कि मैंने ऐसा नहीं बोला है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये चीजें हुई हैं। शाहरुख खान की बात और है। शाहरुख खान का खूब आना जाना होता था 10 जनपद से। शाहरुख खान की ख़ास दोस्ती है राहुल और प्रियंका गांधी के साथ। तो शाहरुख खान का बोलना और आमिर का बोलना बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। तो आमिर ने, और दूसरी बात ये है कि आमिर खान के बारे में कहा जाता है कि थिंकिंग मैन्स एक्टर, क्योंकि वो ये काफ़ी वो ज़हीन है। हाँ, ये सिर्फ एक्टर नहीं है, ये बहुत ही, ये पढ़े लिखे हैं। इनके घर में अगर जाओ तो किताबें दिखती हैं, जो बॉलीवुड में शायद एक ही घर है जावेद अख्तर के अलावा। और एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा आपसे भी, कौन सा देश होगा जिसमें भारत से ज्यादा जो है टॉलरेंस होगी, जहां पर सुरक्षित महसूस करे किरण राव जाके? मैंने बल्कि अपने वो कल वाले इंटरव्यू में यही बात पूछी कि कौन से देश में जाना चाहते हैं। अमेरिका ने तो अब इतना सख्त कर दिया है मुसलमानों की वीज़ा देना कि, और मुसलमान नाम जिनका होता है उनको 3 बार चेकिंग करते हैं एयरपोर्ट पे। शाहरुख खान के कपड़े उतरवाए थे, शाहरुख खान को भी हाँ, उतरवाए गए। हाँ। अच्छा, यूरोप में कौन सा मुल्क है जहाँ पे ये जाके बसना चाहेंगे और कौन देगा इनको वीज़ा? अच्छा, दूसरा, अगर किसी इस्लामी मुल्क में जाना चाहेंगे जहाँ पे वहाबी इस्लाम आ गया है, पाकिस्तान को ही ले लें या बांग्लादेश को, वहाँ पे तो गाना बजाना हराम है और सिनेमा तो बिल्कुल ही मना है। बल्कि मैं वहाँ पे पाकिस्तान में कोई 10 साल पहले, जब इतना माहौल बिगड़ा नहीं था, मैं किसी को इंटरव्यू करने गई थी किसी रेस्टोरेंट में। हमको वो सफ़रनामा नाम की एक वो सीरीज़ कर रहे थे उसके लिए, आज तक के लिए उस वक्त। तो मैंने जब किसी को ये दिल्ली दरबार या कुछ ऐसा नाम का वो रेस्टोरेंट चला रहा है, निहारी का रेस्टोरेंट, मैंने जब उसको कहा कि जी आप वो इंटरव्यू देंगे, हम बिल्कुल नहीं दे सकते, टीवी हराम है। मैंने जब उनसे पूछा कि जी टीवी कब था, रसूल के ज़माने में तो टीवी नहीं था। नहीं, किसी को हम इंसान की शक्ल नहीं दिखा सकते वगैरह। हाँ, तो ये जो सिनेमा में काम करते हैं, सबसे पहले तो इनको लगाएंगे गोली मारने के लिए। हाँ, तो ये बिल्कुल ही ना समझी और ना सोची से इन्होंने बात की है, जो बहुत गलत लगती है। एक सुबह ट्वीट, थोड़ा सा शो में अलग सा जा रहा हूं मैं, जब इस्लाम की बात आती है तो भारत के किसी नेता ने आई थिंक अभी तक ISIS को कंडेम नहीं किया है, और वो ट्वीट भी मैंने देखा था और वाकई में मैं सोच रहा था, याद कर रहा था कि कहीं मैं आपसे बोलूं कि नहीं इन्होंने किया था। ये किस तरीके का मैसेज है? हमने हमारे जो राजनेता हैं, एक 2 किस्म के होते हैं। एक तो जिन्होंने मुसलमानों को वोट बैंक बना के इस्तेमाल किया है, और दूसरे किस्म जिन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैला के या गलत भावनाएं फैला के राजनीतिक इस्तेमाल किया है। तो इनके बीच में है नहीं कोई। तो ईमानदारी से कोई नहीं कह सकता, जिस तरह ये डेविड कैमरन ने कहा था, ईवल डेथ कल्ट, यानी कि ये लोग जो मौत बेचते हैं। हाँ, और वाकई मौत बेच रहे हैं। क्योंकि मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ जो मैंने वॉल स्ट्रीट जर्नल में आज सुबह पढ़ा। रोंगटे खड़े हो गए थे मैंने पढ़ के, और मेरा बहुत मन किया कि मैं आमिर खान को ईमेल कर दूँ ये स्टोरी। इसमें ये साहिरा नाम की यजीदी औरत की कहानी है जिसको ग़ुलाम बनाया गया था, और साहिरा के 3 बच्चे थे। जब ये सिरचन है, कौन पता नहीं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उस शहर का, जब इनका कब्ज़ा हुआ था IS वालों का, तो इसको किसी वो मुजाहिद के यहाँ बेच दिया गया था। और उसने, जिस बंदे को इसको बेचा गया, उसने
तय कर लिया, क्योंकि ये तो क्रिश्चियन होते हैं यजीदी, कि इसके बच्चे जो छोटे छोटे थे उनको हम इस्लाम सिखाएंगे। तो एक 2 साल की बच्ची थी जो कह नहीं सकी या सीख नहीं सकी। 2 साल के बच्चे नहीं सीख सकते हैं, हाँ, वो तो मुश्किल से बोलते हैं। खैर, तो इस सज़ा सुनो क्या दी, हाँ, इस टॉलरेंट मुल्क में सज़ा ये दी कि इस 2 साल की बच्ची को एक डब्बे में बंद करके 7 दिन धूप में रखा और किसी को उसके पास जाने को इजाज़त नहीं थी, ना पानी मिला बच्ची को, ना खाना, ना कुछ भी। तो ये तकरीबन मर गई थी। लेकिन जब डब्बा खोला गया, इस बंदे ने इसकी पीठ पे मुक्का मार के इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी, और जब माँ रोने लगी तो इसने बच्ची को ऊपर फेंका इस तरह, ताकि वो बिल्कुल ही टूट गई बेचारी, और माँ की आंखों के सामने। और माँ ने जब रोना शुरू किया, इसका जवाब यही था कि आप लोग काफिर हो, हम कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ। ये टॉलरेंस उनको देखनी चाहिए। ये जो जाएं, जरा जाके देखें। इसीलिए मैंने ये वहाबी इस्लाम पे आमिर खान से ये सवाल किया था कि आप जानते ही नहीं है क्या होने वाला है। हमारे यहाँ इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी आबादी है मुसलमानों की। ये जो इस्लाम हमारा है, इसमें गाना बजाना भी हराम नहीं है, इसमें डांसर्स भी निकले हैं। गालिब मीर जैसे शायर हैं। 2 शेर कहूँ इनके। 300 साल पहले गालिब ने कहा था, खुदा के वास्ते पर्दा ना काबे से उठा जाहिद, ऐसा ना हो वहाँ भी यही काफिर सनम निकले। मीर के दीनों मज़हब को अब पूछते क्या हो, उनने तो कशका खींचा दैर में बैठा, कब का तर्क इस्लाम किया। आज कोई मुस्लिम शायर है इस देश में जो इस तरह के शेर कह सके? जिस तरीके से माहौल अब बना हुआ है, जो टीवी पर है, खासकर देश में नहीं, जो माहौल बना हुआ है, उसका नुकसान यूएन की सीट जो है, क्या ये एक बहुत ही सोची समझी चाल है कांग्रेस की, जिस तरीके से चल रहा है? इतना तो सोचने की काबिलियत नहीं है कांग्रेस के नेताओं को, तो इतनी दूर की सोच नहीं है। राहुल की नहीं, सोनिया की बात कर रहा हूं। सोनिया की तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये इतनी दूर की सोच नहीं रखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान तो हो रहा है इस चीज से। नुकसान बहुत हो रहा है, नुकसान देश का ये लोग कर रहे हैं। क्योंकि जब आपके जो ये इरफान हबीब कह सकते हैं कि आरएसएस और आईसिस में कोई फ़र्क नहीं है, तो ये क्या कहना चाहते हैं कि भारत में तो अभी से हो गया है आईसिस, वो आईसिस की सरकार बन चुकी है। क्या आपको कहीं कोई ऐसा नजर आता है कि हिंदू तालिबान की अगर बात करें, कोई भी इस तरीके की नजर आती है सरकार में? आप मुझे दिखाओ ना, ये कहाँ है योगी आदित्यनाथ, कहाँ है इसकी फौजें? हाँ, ये क्या नाम है उसकी, साध्वी ज्योति, निरंजन ज्योति, इन लोगों ने बकवास बहुत की है और इन्होंने भी नुकसान किया है इस देश का। और इनको चुप कराना अगर पहले करते बीजेपी वाले तो शायद यहाँ तक मामला ना पहुँचता। क्योंकि एक बात तय है कि ये लोग तैयार थे इस मुद्दे को उठाने के लिए। बहुत पहले से इनकी वो रणनीति थी कि हम पहली जो घटना होगी जिनसे हम बदनाम कर सके नरेंद्र मोदी को, उसको हम ऐसा उछालेंगे कि जैसे दंगा हो गया हो। आखिरी सवाल मैम आपसे, जिस तरीके से माहौल अभी है और संसद सत्र शुरू होने वाला है, कोई उम्मीद टॉलरेंस पे अब चलने देंगे? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अब तो उनको वो खून की बात आ गई है ना। अब तो उनको लगता है कि मोदी को हम बिल्कुल चलने नहीं देंगे। लेकिन जो इराक और वहाँ चल रहा है वो पूरी दुनिया देख भी रही है। नहीं, और आमिर खान जैसे बंदों को, बल्कि यहाँ की जो मुसलमान हैं, उनकी रहनुमाई करनी चाहिए, उनको दिशा दिखानी चाहिए कि भाई हमारा जो इस्लाम है इसको हम सुरक्षित रखें, महफूज रखें इन लोगों से, इस नए इस्लाम से। कहीं ना कहीं जिस तरीके के बयान आते हैं उनसे कहीं ना कहीं उनको ताकत मिलती है। और जो थोड़ा बहुत भी सोच रहा है हिंदुस्तान का कोई मुसलमान, जो पथ से भटकने की कोशिश भी कर रहा है या उसकी तरफ जा रहा है, तो उसको एक रास्ता दिख जाता है, वो चलता है फिर उसकी तरफ। तो ये बहुत बड़ा एक नुकसान जो है वो हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।